हमारे सोलर सिस्टम में ज़मीन को मिलाकर टोटल 8 सितारे हैं। इनमें कुछ डॉट प्लैनेट्स भी हैं और 200 से ज़्यादा चांद भी हैं। अगर हम बात करें अपने पड़ोसी सितारे मार्स की, तो इसके 2 चांद हैं और जुपिटर के 70 से ज़्यादा चांद हैं। यहाँ तक कि अगर हम प्लूटो जैसे छोटे सितारे की बात करें, जिसका साइज़ ज़मीन के साइज़ से 18% है, तो इसके भी 5 चांद हैं। हमारी ज़मीन के गिर्द वैसे तो 5000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स और लाखों की तादाद में स्पेस डिब्री के टुकड़े गर्दिश करते हैं, लेकिन जब बात आती है नेचुरल सैटेलाइट की, तो हमारा चांद ज़मीन का एक नेचुरल सैटेलाइट है। ये बात सुनकर आपको कई बार बोर लगता होगा, लेकिन दोस्तों खुशी की बात यह है कि हाल ही में साइंसदानों ने अर्थ का एक और नया चांद दरियाफ्त कर लिया है और इसके साथ ज़मीन के भी अब 2 नेचुरल सैटेलाइट हो गई हैं। तो आइए इस वीडियो में आपको नए चांद के बारे में बताते हैं। 15 फरवरी 2020 अमेरिका के एरिजोना में मौजूद माउंट लिमॉन ऑब्जर्वेटरी के 2 एस्ट्रोनॉमर्स ने कारकी साइज के एक छोटे से एस्टेरॉयड के ज़मीन को गर्दिश करने का दावा किया है। ये डिस्कवरी कैटालिना स्काई सर्वे के अंदर की गई, जो एस्टेरॉयड पर नजर रखने का एक मिशन है। ऐसा माना गया है कि ये एस्टेरॉयड सिर्फ 1.9 से 3.5 मीटर तक का ही है और ये पिछले 3 साल से हमारी ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। 25 फरवरी 2020 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के माइनर प्लैनेट सेंटर ने दोनों एस्ट्रोनॉमर के दावे को मानकर इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट दुनिया के सामने कर दिया और हमारी ज़मीन को दूसरा चांद मिल गया। दोस्तों इसका नाम 2020 CD3 रखा गया है। इसकी हमारी ज़मीन से दूरी चांद की दूरी से 0.2 से 4.5 तक बदलती रहती है और इसकी ऑर्बिट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट है, यानी तब्दील होती रहती है। रिसेंटली नासा ने इसके ऑर्बिट का प्रॉपर ब्लूप्रिंट पब्लिश किया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि बीच में व्हाइट सर्कल मून है और इसके सेंटर में हमारी ज़मीन है जिसको मून ऑर्बिट कर रहा है और वहीं ये रेड कलर उस एस्टेरॉयड को रिप्रेजेंट कर रहा है और काफी इरेगुलर वे में गर्दिश कर रहा है। अभी तक यही माना जा रहा है कि ये एस्टेरॉयड मार्स और जुपिटर के दरमियान एस्टेरॉयड बेस से यहाँ आया है, लेकिन ये यहाँ तक कैसे आया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये एस्टेरॉयड बेस से इतनी दूर हो गया? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये ज़मीन की ग्रेविटी में फंस कैसे गया? दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब साइंटिस्ट भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये एस्टेरॉयड बहुत दूर से यहाँ तक आया है और इसीलिए ये काफी स्पेशल है। लेकिन एक सेकंड, क्या आपके दिमाग में ये सवाल नहीं घूम रहा कि ये इतना स्पेशल क्यों है? मेरा मतलब ये कि जमीन पर मेंट्रॉइड्स गिरना और आसपास से कमेंट्स का पास होना कोई रेयर इवेंट तो नहीं है, फिर भी एक एस्टेरॉयड के आने से इतना शोर क्यों हो रहा है? दोस्तों उसका सीधा सा रीजन ये है कि मेंट्रॉइड्स की तरह एस्टेरॉयड स्पेस में हर जगह प्रेजेंट नहीं रहता और एस्टेरॉयड बेस से हर रोज ज़मीन की तरफ एस्टेरॉयड नहीं आते। अगर कोई एस्टेरॉयड इस तरफ आता भी है तो वो ज़मीन के पास से गुजरते हुए आगे बढ़ जाता है। लेकिन 2020 CD3 ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड में फंस गया और हमारे ही इस प्लेनेट को गर्दिश करने लग गया। आपको बता दूं कि ऐसा आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में सिर्फ दूसरी ही बार हुआ है। सबसे पहले ऐसा 2006 सितंबर में हुआ था, जब 2006 RH-120 नाम के एक एस्टेरॉयड ने हमारी ज़मीन को जून 2007 तक यानी तकरीबन 10 महीने तक ऑर्बिट किया था और फिर ये ज़मीन के ऑर्बिट से निकलकर 2 यूनिवर्स में चला गया था। तो क्या अब हमें पूरे सोलर सिस्टम में ज़मीन के दूसरे मून की अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए, या फिर 2020 CD3 भी 2006 RH-120 की तरह कुछ टाइम बाद हमारी ऑर्बिट को छोड़कर चला जाएगा? दोस्तों साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया है कि आने वाले अप्रैल महीने के लास्ट तक हमारा नया मून हमें अलविदा कहकर चला जाएगा और हमारी ज़मीन फिर से एक चांद वाली रह जाएगी। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसके बाद इस एस्टेरॉयड का क्या होने वाला है? इसका जवाब मैं या साइंटिस्ट एक लफ्ज में नहीं दे सकता। असल में यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है कि ये ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर ज़मीन पर गिर जाए, या फिर ये सूरज की तरफ जाकर डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। नहीं तो फिर ये ज़मीन से निकलकर यूनिवर्स की सैर पर फिर से निकल सकता है। ये वापस एस्टेरॉयड बेस में भी जा सकता है। इसके अलावा साइंटिस्ट मानते हैं कि हो सकता है कि एस्टेरॉयड हमारे मून की ग्रेविटी में फंस जाए और यूनिवर्स में हमें पहली बार मून का सब मून देखने को मिल जाए। सब मून एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो मून को गर्दिश करता है, यानी चांद का भी चांद होता है। अब चाहे अप्रैल
अप्रैल 2020 के बाद 2020 CD3 का कुछ भी हो, लेकिन अब एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि वो जमीन के ऑर्बिट में तो नहीं रहेगा और ना ही हमारी जमीन का नेचुरल सैटेलाइट कहलाने का हकदार होगा। लेकिन फ्यूचर में कई एस्ट्रॉइड जमीन को ऑर्बिट करने आते रहेंगे और अगर 2020 CD3 और 2006 RH120 जैसे एस्ट्रॉइड डिस्ट्रॉय नहीं हुए तो वो भी कुछ सालों बाद अपनी लाइफ में एक बार फिर जमीन का विजिट करेंगे। वैसे हमारे पास एक ही मून होने से हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। जमीन पर हम इंसान भी तो हैं जो जितनी चाहे आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में भेज सकता है। इस बात पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। आपके 2020 CD3 एस्ट्रॉइड यानी हमारे टेम्परेरी मून के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल पीप लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ऑन कर दें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते में 2 बार लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।